क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 है क्वाड्रिलेटरल। हमने पार्ट फर्स्ट में क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ा था, उसके टाइप्स पढ़े थे, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, काइट, ट्रेपेजियम के बारे में उनकी प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी। हम इस पार्ट सेकंड में एक बार वापस प्रॉपर्टीज़ को रिपीट करते हैं क्योंकि प्रॉपर्टी सबसे इम्पोर्टेंट होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं पैरेललोग्राम की। तो पैरेललोग्राम का शेप कुछ इस तरह का शेप होता है पैरेललोग्राम, जिसको हमने नाम दे दिया ए, बी, सी और डी। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हम तीन तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले साइड, उसके बाद में एंगल और फिर डायगोनल। तो सबसे पहले पैरेललोग्राम में अगर हम बात करें साइड की, तो इसकी अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल होती है। इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, यानी ए बी डी सी के पैरेलल भी है और इक्वल भी है। यानी ए बी जितनी लेंथ ए बी की है उतनी डी सी की है और ये पैरेलल है, यानी ये कभी भी आपस में काटेगी नहीं। इसी तरह बी सी और ए डी पैरेलल है और इक्वल भी है। जितनी लेंथ बी सी साइड की है उतनी ए डी साइड की। तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ये पैरेललोग्राम में होता है। अब हम बात करते हैं एंगल की। तो पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। एंगल ए इक्वल है एंगल सी के और एंगल बी इक्वल है एंगल डी के। अपोजिट एंगल सारे इक्वल इन पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। इसके अलावा एंगल की एक प्रॉपर्टी और देखेंगे हम। इसके जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। एडजेसेंट का मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180, एंगल बी प्लस एंगल सी करें तो भी इनका सम 180, एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स 180, एंगल डी प्लस एंगल ए इक्वल्स 180 लिख सकते हैं। एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। थर्ड नंबर पे आता है डायगोनल। इसके जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, यानी डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अगर हम ए सी डायगोनल को और बी डी डायगोनल को ज्वाइन करें तो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अगर ये ऊपर यहाँ काटते हो तो ए ओ और सी ओ पार्ट इक्वल होगा, बी ओ और डी ओ पार्ट इक्वल होगा। तो डायगोनल से बाइसेक्ट ईच अदर, ये था फर्स्ट। अब हम बात करते हैं सेकंड है हमारे पास रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल लगभग पैरेललोग्राम के जैसा ही होता है। इसके अंदर सिर्फ ये शेप सीधा बन जाता है। सीधा बनने का मतलब इसमें ईच एंगल 90 डिग्री का हो जाता है। तो रेक्टेंगल के अंदर लगभग वाली वही प्रॉपर्टी लगेगी जो पैरेललोग्राम में थी। तो सबसे पहले बात करते हैं साइड की। तो इसमें भी अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ए बी इक्वल डी सी एंड ए बी डी सी के पैरेलल भी है। बी सी इक्वल है ए डी के और बी सी ए डी के पैरेलल भी है। फिर इसमें एंगल में एक ही प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है, इसका ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। ईच एंगल इज 90 डिग्री। फिर अगर इसके डायगोनल की बात करें तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, उसमें भी था, इसमें भी बाइसेक्ट ईच अदर रहेगा, लेकिन इसके डायगोनल इक्वल भी होते हैं। यानी डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एंड इक्वल, यानी ये ऊपर काट रहे हो तो इक्वल का मतलब है कि यहाँ ए सी इक्वल है बी डी के, और ये बाइसेक्ट करने का मतलब ए ओ इक्वल सी ओ और बी ओ इक्वल डी ओ है, यानी ये चारों पार्ट आपस में इक्वल हो गए। इसके अंदर डायगोनल खुद इक्वल नहीं थे, बाइसेक्ट हो रहे थे, यानी ए ओ इक्वल सी ओ है, बी ओ इक्वल डी ओ था, लेकिन ए सी बी डी के इक्वल नहीं थी। इसमें डायगोनल खुद भी इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। थर्ड है रोम्बस। ए बी सी डी हमारे पास, हमने एक रोम्बस लिया। रोम्बस का शेप इस तरह का होता है। रोम्बस की सबसे पहले साइड की बात करें तो इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल। इसकी जो चारों साइड होती है वो इक्वल होती है। ए बी इक्वल बी सी इक्वल एस सी डी और इक्वल ए डी, यानी चारों साइड की लेंथ इक्वल होती है। इसमें भी अपोजिट साइड पैरेलल भी होती है। अब अगर हम इसके एंगल की बात करें तो एंगल सेम पैरेललोग्राम के जैसे होते हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एंगल सी एंगल ए के इक्वल है, एंगल बी एंगल
डी के इक्वल है, तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। और सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180, एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ए प्लस बी, अगर हम एंगल को प्लस करें तो 180 आएगा, अगर एंगल बी प्लस सी करें तो भी 180। तो इस तरह इसके एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। डायगोनल, इसके डायगोनल भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो इसमें होता है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, यानी बाइसेक्ट करते समय एक दूसरे 90 के ऊपर 90 डिग्री बना लेते हैं। तो यहाँ 90 90 90 बने जाएगा। तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। फोर्थ शेप है वो हमारे पास है स्क्वायर। तो स्क्वायर लगभग रोम्बस के जैसा ही होता है, जैसे इसका नाम दे दिया हमने ए बी सी डी, तो इसकी साइड की प्रॉपर्टी सेम रोम्बस की प्रॉपर्टी के जैसे है, ऑल साइड्स आर इक्वल। फिर इसके अगर एंगल की बात करें तो ईच एंगल इज 90 डिग्री। इसका जो प्रत्येक जो एंगल है, ईच एंगल है वो 90 डिग्री का होगा। अगर इसके डायगोनल देखें तो डायगोनल ए सी और बी डी, ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे 90 डिग्री पर और इक्वल भी होंगे, यानी डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री एंड इक्वल, यानी बी डी और ए सी इक्वल भी है और ये बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, बी ओ इक्वल डी ओ, ए ओ इक्वल सी ओ, और ये 90 डिग्री भी बना रहे हैं। तो तीन चीज़ें होगी, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री एंड इक्वल। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिफ्थ काइट की। तो काइट के अंदर उसकी जो एडजेसेंट साइड होती है वो इक्वल होती है। काइट कुछ इस तरीके का बनेगा। काइट के अंदर एडजेसेंट साइड इक्वल होती है, साइड की प्रॉपर्टी। नाम अगर हमारे पास इसका हो ए बी सी और डी, तो बी सी साइड डी सी साइड के इक्वल होगी और ए डी साइड ए बी साइड के इक्वल होगी। एडजेसेंट साइड इक्वल होती है। इसके एंगल की बात करें तो इसका एक पेयर इक्वल होता है। हमारे पास इस शेप के अंदर एंगल बी एंगल डी के इक्वल है, एंगल ए एंगल सी के इक्वल नहीं है। और इसके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, यानी काटते हैं, बाइसेक्ट नहीं करते, काटते हैं। हाँ, एक डायगोनल इसमें बाइसेक्ट होता है, जैसे ये वाला बी डी डायगोनल है, ये यहाँ बाइसेक्ट हो जाएगा। तो वन डायगोनल बाइसेक्ट होता है, दोनों डायगोनल बाइसेक्ट नहीं होते। डायगोनल इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, 90 डिग्री पर काटते हैं एंड वन डायगोनल बाइसेक्ट, एक डायगोनल बाइसेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें सिक्स्थ शेप की, तो वो हमारे पास है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में एक सीधी सी प्रॉपर्टी होती है कि उसका एक पेयर पैरेलल होना चाहिए। जैसे ये हमने एक शेप ले लिया, इस शेप का नाम हमारे पास है ए बी सी डी। तो अगर ए बी और डी सी दोनों पैरेलल हो तो ए बी सी डी शेप को हम ट्रेपेजियम कहते हैं। वन पेयर पैरेलल होना चाहिए, इसमें कुछ खास प्रॉपर्टी नहीं है। वन पेयर पैरेलल हो तो उसे ट्रेपेजियम कहेंगे। इसमें थोड़ा एंगल पे ध्यान रखना है कि जो पैरेलल लाइन अगर ए बी और डी सी पैरेलल है तो ए डी ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो एंगल ए और एंगल डी का सम 180 होगा, और बी सी भी ट्रांसवर्सल है यहाँ इन पैरेलल लाइंस के लिए, तो एंगल बी और एंगल सी का सम भी 180 डिग्री होगा। इनका सम भी 180, ए और डी का सम भी 180 होता है। ए प्लस बी का सम 180 नहीं होगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल नहीं है, ए डी और बी सी पैरेलल नहीं है, इसलिए इनका नहीं होगा। अगर हमारे पास ए बी और डी सी पैरेलल है तो ए और डी का सम 180 होगा और बी और सी का सम 180 होगा। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.3, 3.1 और 3.2 हम पार्ट फर्स्ट में कंप्लीट कर चुके। 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है गिवन ए पैरेललोग्राम ABCD, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। यानी आपको ABCD एक पैरेललोग्राम दे रखा है और इसको देख के हमें 4 स्टेटमेंट ये दे रखे हैं, 4 क्वेश्चन, इनको हमें कंप्लीट करना है।
ABCD पैरेललोग्राम है। अगर हमें प्रॉपर्टी याद है तो हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है AD इक्वल्स। अब AD किसके इक्वल है, हम जानते हैं पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो AD इक्वल टू BC। तो यहाँ हम लिखेंगे BC। रीजन में आप लिख सकते हो अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। उसके बाद में एंगल DCB, एंगल DCB यानी इस एंगल की बात करनी है, तो एंगल C किसके इक्वल है, एंगल A के, तो हम इसको एंगल AB लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल BAD। तो एंगल DCB इक्वल है एंगल BAD के। इसका रीज़न हम लिखेंगे अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। उसके बाद में OC ये डायगोनल का एक पार्ट आ गया। तो हमें पता है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो OC किसके इक्वल होगा, AO के इक्वल होगा। इसका रीजन लिखेंगे डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। फोर्थ जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है मेजर एंगल DAB प्लस मेजर एंगल CDA, यानी दोनों की मेजर एंगल का सम हमें बताना है, DAB का और CDA का। DAB का मतलब A एंगल और CDA एंगल का मतलब D एंगल, इन दोनों का सम हमें बताना है। तो ये पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल है, तो इनका सम 180 डिग्री होता है। तो हम लिख देंगे सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 180। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेकेंड, उसमें हमें पैरेललोग्राम दे रखे हैं, 5 शेप दे रखे हैं और उन 5 शेप से हमें बताना है, उसमें x y z की वैल्यू बतानी है। तो उसका हमें फर्स्ट दे रखा है ABCD एक पैरेललोग्राम है, B एंगल की वैल्यू 100 है, बाकी आपको x y z आपको बताना है। तो आप लिख सकते हो y इज इक्वल्स टू 100, y की वैल्यू 100 है क्योंकि ये अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम का। तो आप रीजन लिख सकते हो अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम लिख सकते हो, इसका रीजन। उसके बाद में हम x या z फाइंड कर सकते हैं। हमें पता है B और A यानी एंगल B की और एंगल A का सम 180 डिग्री है, तो हम लिख सकते हैं या सीधा ऐसे लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180। रीजन सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180, वो आप लिख सकते हो यहाँ। उसके बाद में एंगल A की जगह हम लिख सकते हैं Z और B की जगह 100 इज इक्वल्स टू 180। 100 को हम दूसरी साइड में भेजेंगे, लेस हो जाएगा, 180 माइनस 100, तो Z की वैल्यू आ जाएगी 80 डिग्री। तो Z 80 डिग्री आ गया, तो X भी 80 डिग्री होगा क्योंकि X और Z इक्वल है, क्योंकि ये अपोजिट एंगल है। तो यहाँ रीजन हो जाएगा सेम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। इसी तरह सेकंड शेप या आप कर सकते हो। थर्ड जो शेप है वो मैं बताता हूँ, वो हमारे पास बना रखा है, देखो कुछ इस तरह से। हमें ऐसा एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है और इसमें हमें एंगल दे रखे हैं। हमारे पास यहाँ एक 90 डिग्री का सिंबल बना रखा है, यहाँ x लिख रखा है और ऊपर यहाँ y है, यहाँ 30 दिया हुआ है और यहाँ z लिखा हुआ है। तो हमें x y z की वैल्यू बतानी है, ये पैरेललोग्राम है। अब यहाँ 90 डिग्री का सिंबल बनाने का मतलब ये 90 है, तो ये x भी 90 डिग्री होगा क्योंकि यहाँ दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इन दोनों को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये। और x की वैल्यू अगर 90 आ गई तो ये एक ट्राइंगल है हमारे पास, और जो ट्राइंगल होता है उसके तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो हम लिख सकते हैं x प्लस y प्लस 30 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन लिख सकते हो एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ x की जगह हम लिखेंगे 90 प्लस y प्लस 30 इक्वल्स 180। 90 और 30 को ऐड किया तो 120 हो गए इज इक्वल्स टू 180। तो y की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 120, तो y की वैल्यू आ गई 60 डिग्री।
वाई की वैल्यू 60 डिग्री हो गई, एक्स की वैल्यू 90 हो गई। अब हमें जेड की बतानी है। अब हमें पता है कि ये दोनों साइड पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल है, तो हमारे पास ये जेड के जैसी आकृति बन रही है जिसको हम अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। तो एंगल वाई और एंगल जेड इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं एंगल जेड इज इक्वल टू एंगल वाई, यानी जेड भी क्या आ जाएगा 60 डिग्री। इसका रीजन हो जाएगा अल्टरनेट एंगल से। थर्ड क्वेश्चन है ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, ये पैरेललोग्राम है या नहीं है, उसके लिए हमें 3 कंडीशन दे रखी है। इनको देख के हमें बताना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है क्या वो पैरेललोग्राम हो सकता है क्या। तो हमें डी प्लस बी, एंगल डी प्लस एंगल बी का सम 180 डिग्री दे रखा है, तो इससे हमें बताना है कि ये पैरेललोग्राम हो सकता है क्या। तो डी और बी अगर 90 डिग्री हो यहाँ पर, तो अगर दोनों 90-90 हो तो ये एक पैरेललोग्राम हो सकता है, लेकिन श्योर नहीं है। सेकंड जो है ए बी इक्वल डी सी, ए बी की वैल्यू 8 है, डी सी की वैल्यू भी 8 है, ए डी की वैल्यू 4 है और बी सी की वैल्यू 4.4 है। तो यहाँ ये साइड इक्वल नहीं है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होना ज़रूरी है, इसलिए ये पैरेललोग्राम इस कंडीशन से बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर से हो सकता है लेकिन श्योर नहीं है, हर कंडीशन में श्योर नहीं है। हो सकता है अगर ये 90-90 हो, ये भी 90-90 हो जाए तो ये पैरेललोग्राम हम बोल सकते हैं, लेकिन सेकंड कंडीशन में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि इससे अपोजिट साइड इक्वल नहीं आ रही। अगर हमें यहाँ ओनली 4 दिया हुआ होता तो ए बी सी डी पैरेललोग्राम होता। फिर एंगल ए 70, एंगल सी 65, ये 70 डिग्री है, ये 65 अपोजिट एंगल इक्वल नहीं है, तो ये बिल्कुल भी पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। दोनों एंगल अगर इक्वल होते तो पैरेललोग्राम हो सकता था, इस कंडीशन में ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रॉ ए रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल मेजर। हमें एक ऐसा शेप बनाना है जो पैरेललोग्राम तो नहीं हो लेकिन उसका एक पेयर इक्वल हो एंगल का। तो ये अभी हमने प्रॉपर्टी के अंदर देखा था, ऐसा काइट में होता है कि उसका एक पेयर एंगल का अपोजिट पेयर जो होता है वो इक्वल होता है। तो हम उस शेप का क्या नाम देंगे, ऐसा एक शेप बनाएंगे, कैसा, काइट के जैसा एक शेप बनाएंगे, यानी काइट ही इसका आंसर हो जाएगा। तो हमें एक काइट बनाना है जो पैरेललोग्राम नहीं है लेकिन उसका 1 पेयर अपोजिट पेयर एंगल का इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द मेजर ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन रेशियो 3:2, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। हमें एक पैरेललोग्राम दे रखा है, उसके जो एडजेसेंट एंगल है उनका रेशियो दे रखा है 3:2। जैसे यही हम एक पैरेललोग्राम ले लेते हैं एबीसीडी। क्वेश्चन नंबर 5, एडजेसेंट एंगल का रेशियो दे रखा है 3:2, यानी ए और बी का मान लो, चाहे बी और सी का मान लो, चाहे सी और डी का मान लो, इनका रेशियो हमें 3:2 दे रखा है। तो हम इनको x से मल्टीप्लाई मान लेंगे। हम मानेंगे लेट एंगल ए इज इक्वल टू 3x मान लिया, एंगल बी इसको हमने 2x मान लिया, तो ये एंगल 3x हो गया और ये 2x। देखने से ये 3x है, ये बड़ा दिख रहा है लेकिन हम मान सकते हैं, तो ये 3x है और एंगल बी 2x है। एडजेसेंट एंगल है तो दोनों का सम 180 डिग्री होगा। हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए की जगह 3x प्लस बी की जगह 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3x प्लस 2x हो गए 5x इक्वल्स हो गया 180। 5 को उधर भेजेंगे डिवाइड करेगा तो 180 अपॉन 5 से डिवाइड करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 36। अब x की वैल्यू 36 आने का मतलब हमने एंगल a को 3x माना था, तो 3 × 36 हो गया यानी 108 डिग्री हो गया। और एंगल जो b है उसको हमने 2x माना था, 2 × 36 यानी 72 डिग्री हो गया। तो एंगल a की वैल्यू 108 हो गई यहाँ और b की वैल्यू 72 है। अब हमारे पास 2 एंगल फाइंड हो गए, तो हमारे पास b और d की वैल्यू इक्वल रहेगी क्योंकि अपोजिट एंगल है, तो d भी 72 है
और ए 108 है तो सी भी 108 है। तो हमें ईच एंगल फाइंड करना था। हम लिख सकते हैं एंगल ए 108 डिग्री, एंगल बी 70 डिग्री, एंगल सी 108 डिग्री और एंगल डी 72 डिग्री। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। हमें क्वेश्चन में पूछा है टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम का ये जो पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल है वो अगर इक्वल हो, इक्वल होने का मतलब अगर हम ए और बी एंगल को इक्वल ले लेते हैं, सपोज दैट इस एंगल को हमने एक्स मान लिया तो बी भी क्या मानेंगे एक्स, एडजेसेंट एंगल एक्स लेने हैं तो सी बी एक्स हो जाएगा और डी बी एक्स हो जाएगा, यानी सभी एंगल एक्स हो जाएंगे क्योंकि एडजेसेंट एक्स एक्स है तो ये इसका अपोजिट है, ये भी एक्स रहेगा, ये भी एक्स रहेगा, चारों ही एक्स है। तो हम जानते हैं क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो हम x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स सॉरी 360 होता है सम। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 360। तो x 4 बार है तो 4x इज इक्वल टू 360, 4 को उधर भेजेंगे डिवाइड हो जाएगा, 360 अपॉन 4 डिवाइड किया तो 90 डिग्री, x की वैल्यू 90 डिग्री आई। तो सभी एंगल 90 डिग्री के होंगे। तो इस पैरेललोग्राम के सभी एंगल 90 डिग्री के होंगे। ये एज ए रेक्टेंगल है। 7th क्वेश्चन है द एडजेसेंट फिगर ऑफ एच ओ पी ई, होप हमें एक शेप दे रखा है, इज ए पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम है, एच ओ पी ई होप एक पैरेललोग्राम है। फाइंड द एंगल मेजर एक्स वाई जेड, स्टेट द प्रॉपर्टी यू यूज टू फाइंड देम। हमें उनकी प्रॉपर्टी बतानी है, हमने उसको कैसे फाइंड किया। तो पैरेललोग्राम में हमें ये बाहर एक्सटीरियर एंगल दे रखा है तो ये दोनों लाइन पैरेलल है तो एच आर हमारे लिए ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। ट्रांसवर्सल का काम करने का मतलब है कि एंगल ई एच ओ और पी ओ आर, ये वाला एंगल और ये दोनों एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो हम लिख सकते हैं एंगल ई एच ओ इक्वल है एंगल पी ओ आर के। अब ई एच ओ की जगह ये दोनों एंगल हमें 40 और जेड अलग अलग दे रखे हैं, ये 40 दे रखा है, ये जेड, तो इसको लिख सकते हैं 40 प्लस जेड इक्वल हो जाएगा 70। यहाँ हमें 70 दे रखा है, इसका रीजन हो गया करेस्पॉन्डिंग एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है ये। तो हमें इस 40 को उधर भेज देंगे, उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा 70 माइनस 40, माइनस किया तो जेड की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। अब उसके बाद में हमें जेड की वैल्यू फाइंड हो गई। जेड की वैल्यू फाइंड होने का मतलब ये जो पूरा एंगल है वो एंगल हमारे पास 40 प्लस 30, यानी कहने का मतलब हमें पूरा एंगल 70 डिग्री का फाइंड हो गया। अब एच ई और पी ओ भी पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल है तो हमारे पास ये जेड जैसी आकृति बन रही है। तो ये वाला एंगल यानी 40 और y ये दोनों इक्वल है तो y के इक्वल टू में हम 40 लिख देंगे। इसका रीजन है अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। उसके बाद में हमें x की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है, एंगल E का प्लस एंगल H का सम 180 डिग्री है क्योंकि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री होता है। तो हम E की जगह तो लिखेंगे x प्लस H की जगह लिखेंगे, ये पूरे की बात करनी है तो ये 70 है हमारे पास, 40 प्लस 30 इक्वल्स 180, 70 को उधर भेजेंगे तो 180 माइनस 70 किया तो 110, x की वैल्यू फाइंड हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, उसके अंदर हमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। द फॉलोइंग फिगर GUNS मतलब हमें एक पैरेललोग्राम दे रखा है, इसी को हम नाम दे देते हैं
हमें एक पैरेललोग्राम दे रखा है, इसका नाम है G U N और S। पैरेललोग्राम दे रखा है और हमें ये इसका फर्स्ट है, 8 का फर्स्ट है और ये 8 का सेकंड है, RUNS। इन दोनों सेट में हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है और लेंथ आर इन सेंटीमीटर, हमें लेंथ सेंटीमीटर में दे रखी है। इसके अंदर हमें दे रखा है, यहाँ लिख रखा है 3y - 1, यहाँ है 3x, इधर है 18 और यहाँ है 26। अब हमें पता है कि अगर GUNS हमारे पास पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड इक्वल है, यानी 3x की इक्वल 18 है तो हम लिख सकते हैं 3x = 18। 3 को उधर भेजेंगे, डिवाइड हो जाएगा 18/3, तो x की वैल्यू आ गई 6। x की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें पता है कि GU साइड SN के इक्वल है, यानी ये 3y - 1 26 के इक्वल है, तो 3y - 1 = लिख सकते हैं 26। रीजन हो जाएगा अपोजिट साइड आर इक्वल ऑफ पैरेललोग्राम। 1 को उधर भेजेंगे प्लस हो जाएगा 26 + 1, तो ये हो गई 27। अब 3y का मतलब 3 इंटू हो रहा है, उधर भेजते ही डिवाइड कर देंगे हम RHS में भेज के, तो y की वैल्यू आ जाएगी 9। अब जो 8 का सेकंड क्वेश्चन है वो भी हमारे पास पैरेललोग्राम हमें दे रखा है RUNS, लेकिन इसके अंदर x y ये हमें डायगोनल के अंदर दे रखे हैं। हम मान लेते हैं ये यहाँ ऊपर इंटरसेक्ट करता है, तो डायगोनल जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब RO और NO इक्वल है। इसी तरह OU और OS ये भी इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं y + 17 = 20। ये y + 17 इसके इक्वल है क्योंकि इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। 17 को हम राइट साइड में भेजेंगे तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू यहाँ से हमें फाइंड हो गई 3। अब हमें ये भी पता है कि x + y की वैल्यू 16 के इक्वल है क्योंकि ये भी बाइसेक्ट हो रहा है डायगोनल, तो x + y = 16। y की जगह हम 3 पुट करेंगे तो x + 3 = 16। 3 को राइट साइड में भेजेंगे तो x = 16 - 3, x इक्वल्स आ गया 13। इस तरह 8 क्वेश्चन के हमें फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। जो 9th क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है कि इन द फिगर बोथ RISK ये और CLUE ये दोनों पैरेललोग्राम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखो हमारे को RISK ये जो है वो हमें पैरेललोग्राम दे रखा है, तो हम और अगर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इस ट्रायंगल के तीनों एंगल, हमें अगर 2 एंगल बताओ तो थर्ड एंगल फाइंड कर लेंगे, तो हम ये वाला एंगल और ये वाला एंगल फाइंड करेंगे। अब ये जो S एंगल है वो हमें RIS के पैरेललोग्राम से फाइंड होगा, क्योंकि हमें पता है, हम लिख सकते हैं इन पैरेललोग्राम RIS के यानी रिस्ट पैरेललोग्राम के अंदर हम लिख सकते हैं एंगल K प्लस एंगल S = 180। K और S का सम 180 है क्योंकि एडजेसेंट एंगल है। K की जगह हम लिख सकते हैं 120 प्लस एंगल S = 180, तो एंगल S यहाँ से फाइंड हो जाएगा 180 - 120, एंगल S = 60 डिग्री। ये हमारे पास S एंगल फाइंड हो गया। फिर हम सेकेंड जो पैरेललोग्राम है वो लेंगे CLUE। इसके अंदर हमें पता है L की और E की वैल्यू सेम है क्योंकि अपोजिट एंगल है, तो हम लिख सकते हैं एंगल E, ये कौन से पैरेललोग्राम में, CLUE में। इस पैरेललोग्राम में क्या हो जाएगा, एंगल E = 70 डिग्री। इसका रीजन क्योंकि L 70 है और E और L दोनों
अपोजिट एंगल है। तो ई की वैल्यू 70 फाइंड हो गई। अब हमारे पास यहाँ एस की वैल्यू 60 और ई की वैल्यू 70 फाइंड हो गई। तो ये ट्रायंगल बन रहा है यहाँ, ट्रायंगल ई ओ एस। इस ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का सम हम लिखेंगे 180। इन ट्रायंगल ई ओ एस एंगल ई प्लस एंगल एस प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 180। ई की जगह 70, एस की जगह 60 और एंगल एक्स इज इक्वल टू 180। दोनों का सम हो गया 130। RHS में भेजेंगे माइनस हो जाएगा 130। तो एंगल x इज इक्वल टू हमें फाइंड हो गया, माइनस किया तो x की वैल्यू फाइंड होगी 50 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12, ये तीनों क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं, ये ट्रेपेजियम के हैं। तो हमें इनमें मेन ध्यान पैरेलल साइड पे देना है। 10th और 11th आपको करना है, 12th मैं बता रहा हूँ। उसमें हमें पूछा है, हमें दे रखा है 12th क्वेश्चन, फाइंड द मेजर ऑफ P। हमें P की वैल्यू फाइंड करनी है एंड S की वैल्यू भी फाइंड करनी है। आपको SP पैरेलल RQ दे रखा है। इस शेप के अंदर हमें SP और RQ को पैरेलल दे रखा है। हमें P की वैल्यू और S की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें आपको पैरेलल साइड देखनी है, SP पैरेलल RQ है, तो जो PQ है वो ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। तो एंगल P और एंगल Q इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। आप लिख सकते हो कि SP और QR पैरेलल है या SP और RQ पैरेलल है, इसलिए एंगल P और एंगल Q का सम 180 डिग्री होगा। अब P की जगह हम P रख लेंगे, एंगल Q की जगह हम 130 पुट कर देंगे, क्योंकि हमें एंगल Q 130 डिग्री दे रखा है। इज इक्वल टू 180 डिग्री, 130 को हम राइट साइड में भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस करेंगे तो एंगल P इज इक्वल टू 50 डिग्री हमें फाइंड हो गया। अब हमें एंगल S भी फाइंड करना है। तो हमें सेम यही है कि दोनों पैरेलल थी, तो ये भी ट्रांसवर्सल है। तो S का सम और R का सम भी 180 डिग्री होगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल S प्लस एंगल R इक्वल्स 180। एंगल S प्लस R की जगह 90 डिग्री पुट करेंगे, वहाँ 90 डिग्री का सिंबल बना रखा हम लोगों, 90 डिग्री है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 90 को राइट साइड में भेजेंगे माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 90, तो एंगल S की वैल्यू हमें फाइंड होगी 90 डिग्री। एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट। एक्सरसाइज 3.4, फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। हमें ट्रू फॉल्स बताने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स, सभी रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं। नहीं, ये फॉल्स है, क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होती है। तो अगर हमने ये एक रेक्टेंगल ले लिया तो स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि ये अगर 8 सेंटीमीटर है तो ये 8 है, ये अगर 5 है तो ये 5 है, तो इसकी सभी साइड इक्वल नहीं हो सकती। लेकिन ऑल स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं, ये सही है, ऑल स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं, क्योंकि इसकी सभी साइड इक्वल होती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अपोजिट साइड इक्वल होती है, अपोजिट साइड इक्वल है, ये भी अपोजिट साइड इक्वल है। लेकिन रेक्टेंगल और रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होते, तो फर्स्ट हो गया फॉल्स। सेकंड है ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, सभी रोम्बस पैरेललोग्राम में होते हैं, ये सही है, क्योंकि रोम्बस की अपोजिट साइड इक्वल भी होती है। ऑल साइड इक्वल होती है तो अपोजिट भी इक्वल होती है, और अपोजिट साइड पैरेलल भी होती है, और पैरेललोग्राम में भी ऐसा ही होता है, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल। थर्ड है ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल, सभी स्क्वायर रोम्बस हो सकते हैं। हाँ, स्क्वायर रोम्बस हो सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर के अंदर ऑल साइड इक्वल होती है, रोम्बस में भी ऑल साइड इक्वल होती है। स्क्वायर का ईच एंगल 90 डिग्री होता है और रोम्बस में अपोजिट एंगल 90 डिग्री होता है। तो अगर ईच एंगल 90 डिग्री है तो अपोजिट अपने आप इक्वल हो गया, तो ऑल स्क्वायर रोम्बस हो सकते हैं
और ऑल स्क्वायर अभी आपको बताया था रेक्टेंगल भी हो सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड इक्वल है तो अपोजिट साइड अपने आप इक्वल है, इसलिए ये भी ट्रू है, थर्ड वाला भी। फोर्थ है हमारे पास यानी डी है, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। ये हमारे पास हमें फॉल्स दिया हुआ है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि ऑल स्क्वायर्स पैरेललोग्राम हो सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर के अंदर अपोजिट साइड इक्वल भी होती है, पैरेलल भी होती है, तो पैरेललोग्राम में ऐसा ही होता है, तो ये फॉल्स है। ई है, ऑल काइट्स आर रोम्बस। सभी काइट रोम्बस होते हैं नहीं, क्योंकि काइट के अंदर एडजेसेंट साइड इक्वल होती है और रोम्बस के अंदर ऑल साइड इक्वल होती है, इसलिए ये फॉल्स है। एफ है, ऑल रोम्बस आर काइट्स। जितने भी रोम्बस है वो काइट हो सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि रोम्बस में क्या होता है, ऑल साइड इक्वल होती है। जैसे ये रोम्बस है, ऑल साइड इक्वल है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी एडजेसेंट साइड भी इक्वल है, तो वो काइट हो गया। तो ऑल रोम्बस काइट हो सकते हैं, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट है जी, ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम। जितने भी पैरेललोग्राम होते हैं वो ट्रेपेजियम होते हैं। ट्रेपेजियम के लिए सिर्फ एक कंडीशन चाहिए कि उसमें एक पेयर पैरेलल होना चाहिए, तो पैरेललोग्राम में एक पेयर तो होता ही होता है, इसलिए जितने भी पैरेललोग्राम है वो ट्रेपेजियम होते हैं, तो ये भी ट्रू है। ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम। ऑल स्क्वायर भी ट्रेपेजियम होते हैं, क्योंकि स्क्वायर के अंदर भी एक पेयर हम पैरेलल, दोनों ही पैरेलल होते हैं, और ट्रेपेजियम में कम से कम एक चाहिए, दोनों हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए ये भी ट्रू है। सेकंड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल दैट हैव फोर साइड ऑफ इक्वल लेंथ। आपको ऐसा क्वाड्रिलेटरल बताना है जिसमें फोर साइड इक्वल हो। तो ऐसे दो क्वाड्रिलेटरल होते हैं, एक रोम्बस और एक स्क्वायर। एक रोम्बस होता है और एक स्क्वायर, दोनों क्वाड्रिलेटरल के अंदर ऑल साइड इक्वल होती है। सेकंड है, फोर राइट एंगल्स। चारों राइट एंगल हो, तो चारों राइट एंगल, फोर के फोर राइट एंगल किसमें होते हैं, स्क्वायर के अंदर और रेक्टेंगल के अंदर। तो सेकंड में आ जाएगा जिसमें ऑल राइट एंगल हो, तो राइट एंगल स्क्वायर के अंदर और रेक्टेंगल के अंदर होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल। कैसे एक स्क्वायर, अब क्या क्या हमें ऑप्शन दे रखे हैं कि जो एक स्क्वायर होता है, ये हमने एक स्क्वायर बना लिया, एक जो स्क्वायर होता है वो क्वाड्रिलेटरल होता है। क्यों? क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में फोर साइड होती है, स्क्वायर में भी फोर साइड होती है, इसलिए एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल होता है। इसी तरह हमें बताना है कि स्क्वायर एक पैरेललोग्राम भी होता है। बी में हमें पूछा है कि पैरेललोग्राम भी होता है। स्क्वायर में अपोजिट साइड पैरेलल होती है और इक्वल भी होती है, पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होती है, इसलिए एक स्क्वायर पैरेललोग्राम होता है। फिर ए स्क्वायर इज ए रोम्बस। एक स्क्वायर एक रोम्बस होता है, स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल होती है और रोम्बस में भी ऑल साइड इक्वल होती है, तो स्क्वायर एक रोम्बस भी होता है। फिर ए स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल। ए रेक्टेंगल के लिए हमें अपोजिट साइड इक्वल और ईच एंगल 90 डिग्री का चाहिए, तो स्क्वायर में अपोजिट साइड भी इक्वल होती है और ईच एंगल 90 डिग्री भी होता है, और ऐसा रेक्टेंगल में भी होता है, इसलिए ऑल स्क्वायर से या एक स्क्वायर रेक्टेंगल भी होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स। अब हमें डायगोनल से पता करना है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। बाइसेक्ट ईच अदर, हमें उन क्वाड्रिलेटरल्स का नाम लिखना है जिनमें बाइसेक्ट करते हो। तो बाइसेक्ट पैरेललोग्राम में भी करता है, रेक्टेंगल में भी करता है, रोम्बस में भी करता है और स्क्वायर में भी। तो इसका 4 आंसर हो जाएंगे, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर। बाइसेक्ट इन सभी के अंदर करते हैं। सेकंड हमें पूछा है, आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करें, यानी 90 डिग्री भी बनाएं और बाइसेक्ट भी करें। तो ऐसा दो शेप के अंदर होता है, स्क्वायर एंड रोम्बस, उसमें बाइसेक्ट भी करता है, डायगोनल्स बाइसेक्ट भी करते हैं और एक दूसरे पर परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री भी बनाते हैं। नेक्स्ट है आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल। तो डायगोनल इक्वल या तो स्क्वायर में होते हैं
या रेक्टेंगल में होते हैं। तो थर्ड के आंसर में हो जाएंगे डायगोनल किस में इक्वल होते हैं, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, एक्सप्लेन व्हाई ए रेक्टेंगल इज कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कैसे एक रेक्टेंगल कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता है। अब हम जानते हैं कि जो रेक्टेंगल होता है उसका ईच एंगल 90 डिग्री होता है। ईच एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। और कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के लिए ईच एंगल लेस देन 180 डिग्री होना चाहिए, यानी ईच एंगल 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो 90 डिग्री हमारे पास तो ऑल एंगल, तो सभी एंगल क्या है, 180 डिग्री से लेस है। तो हम कह सकते हैं कि रेक्टेंगल एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। क्वेश्चन नंबर 6 3.4 और चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, एबीसी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। हमें एक एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है इस तरीके से। एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी और सी, और हमें एक पॉइंट दे रखा है राइट एंगल ट्राइंगल, एंड ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। हमारे पास राइट एंगल बी है, इसकी जो अपोजिट साइड है उसका मिड पॉइंट ओ है। उस ओ मिड पॉइंट के हमें ओ मिड पॉइंट दे रखा है, हमें पूछा है एक्सप्लेन व्हाई ओ इज द इक्वी डिस्टेंस ए बी एंड सी। यानी ये ओ है वो ए से बी से और सी से इक्वी डिस्टेंस है, मतलब बराबर दूरी पर है। तो हम इसके लिए हमें थोड़ा कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। हम यहाँ से एक साइड और बनाएंगे बी सी के इक्वल, डैश डैश करके, और इसी तरह से एक साइड यहाँ बनाएंगे और यहाँ नाम दे देंगे डी, और हम अगर बी को ओ से मिलाएंगे आगे बढ़ाएंगे तो वो डी पे जाके में ज्वाइन होगा इस तरह से। और यहाँ हमारे पास हमें पॉइंट दे रखा है ओ, ये हमारे पास ज्वाइन हो गया पॉइंट डी पर। अब हमें ये बताना है कि ओ ए से बी से और सी से इक्वी डिस्टेंस है, मतलब ओ ए ओ बी और ओ सी इक्वल है। हमें क्या दे रखा था, बी 90 डिग्री है, राइट एंगल दे रखा है, और हमने ए बी के इक्वल बना दी सी डी और बी सी के इक्वल बना दी ए बी। तो ए बी सी डी राइट एंगल बन गया। ए बी सी डी क्या हो गया, राइट एंगल रेक्टेंगल हो गया। ए बी सी डी क्या बन गया, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल हो गया। ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। ये एक रेक्टेंगल है, क्यों है, क्योंकि बी सी के इक्वल साइड हमने ए डी बनाई है, ए बी के इक्वल साइड हमने डी सी बना दी, अपोजिट साइड इक्वल है। और बी एंगल अगर हमने 90 का बना दिया तो इसके सभी एंगल 90 के हो गए। तो ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। तो डायगोनल्स बी सी एंड बी डी एंड ए सी बाइसेक्ट ईच अदर एंड इक्वल, एक दूसरे को बराबर भी बांटते हैं और इक्वल भी है। एंड बाइसेक्ट ईच अदर एंड इक्वल भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि बी डी इक्वल है ए सी के, और इनके पार्ट भी इक्वल है, ए ओ इक्वल सी ओ, बी ओ इक्वल डी ओ। तो हम लिख सकते हैं ए ओ इक्वल सी ओ इक्वल बी ओ इक्वल डी ओ, सभी पार्ट इक्वल है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर ए ओ बी ओ और सी ओ इक्वल है तो ये जो ओ है ये इनसे इक्वी डिस्टेंस पर है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब बराबर डिस्टेंस पर है। तो हम नीचे लिख सकते हैं कि ओ इज ए इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए बी एंड सी। चैप्टर 3 कंप्लीट।